नमस्कार, जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपकी क्लासेस, इंस्टीट्यूट्स सारे बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में यूट्यूब आपका सहारा है। साथ ही साथ आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं टीच मिनट के माध्यम से। इसकी सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और जिन्हें जिन्हें यह लिंक नहीं मिल रही है वे कृपया हमारे जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, उस लिंक पे जाके ज्वाइन कर ले। वहाँ से आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और आप अगर पेड मोड में क्लास करना चाहते हैं तो टीच मिनट पर मुझसे पेड मोड में क्लास कर सकते हैं। झारखंड और सभी अन्य विषयों का जो जेपीएससी से रिलेटेड है। हाँ, वहाँ पे एक और भी चलती है सेशन जिसमें आपका जेएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह की जो जीएस होता है या जीआई होता है, उसकी तैयारी भी कराई जा रही है। तो सामान्य अध्ययन के लिए आप जेपीएससी सेक्शन में जुड़ सकते हैं और रेलवे एसएससी की अगर तैयारी करते हैं तो आप रेलवे एसएससी के सेक्शन में जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फी में आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र की, जिसमें से कुछ प्रश्न हम लोग लेंगे और कुछ प्रश्न आज जो आने वाले हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ ले इसका नेचर क्या है और किस प्रकार से आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। प्रथम पत्र का जो पूर्णांक है वह 100 नंबर है और 100 नंबर में आपके 50 नंबर के हिंदी, जिसे सामान्य हिंदी कहा जाता है, परंतु सामान्य होता नहीं है क्योंकि ये पीसीएस का एग्जाम है, और 50 नंबर का सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश, जो कि दोनों ही टफ ही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब देखिए, सामान्य हिंदी में जो प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे उन प्रश्नों की हम यहाँ चर्चा करेंगे और उसके बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार से प्रश्नों को आपको टैकल करना होता है, क्योंकि इसका पूर्णांक 100 नंबर है जिसमें 50 नंबर के हिंदी और 50 नंबर के अंग्रेजी पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों को लिखना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत चूंकि देखिए इसका जो मार्क है वह आपका मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाता, यह आपकी क्वालिफाइंग है, परंतु आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे तभी आपके जो बाकी सब्जेक्ट है उनके कॉपी को जांच की जाएगी। यानी कि आपका कॉपी अगर जांच करवाना है तो आपको यहाँ पर पास करना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ जब आप पास करते हैं तब आपके कॉपी जो आपने लिखे हैं सब्जेक्टिव, उन सारे सब्जेक्टिव कॉपीज की जांच होती है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें पहले जो है एक निबंध आएगा। सबसे पहला सेक्शन जो है वह निबंध सेक्शन है। निबंध का जो सेक्शन होगा वह आपका 40 जो है वह आपका 400 शब्दों में लिखना होगा, 400 शब्दों में लिखना होगा, यानी कि 400 शब्दों में आपको निबंध को लिखना होगा। पिछला बार जो आया था निबंध, उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या क्या आया था इस चीज को जानें। पिछली बार निबंध सेक्शन में आपका आया था आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, नई शिक्षा नीति लागू हुई है, यह प्रश्न बनता है। दूसरा आया था भारत पाक संबंध पर लिखे। तीसरा आया था भारतीय समाज में दहेज। चौथा था यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। और पांचवा दिया गया था झारखंड राज्य के 16 वर्ष। दोस्तों, इसमें से किसी एक पर आपको 400 शब्दों का निबंध लिखना था, यानी कि 400 शब्दों का निबंध किसी एक विषय पर आपका लिखेंगे। इसमें देखिए विषय में क्या था और किस प्रकार का विषय उठाया गया था, यह देखिए। जो ज्वलंत मुद्दे थे
उन्हीं पर आधारित आपका विषय है। और चूंकि आपका पोस्ट एक सामाजिक जिम्मेदारियों का पोस्ट होता है, तो उस कारण से आपका जो प्रश्न है दहेज से संबंधित, वह आपका सामाजिक गतिविधियों की जानकारी जानने के लिए इस प्रकार के निबंध आपको लिखाए जाते हैं। आपका हिंदी किस प्रकार की है, आप हिंदी भाषा को कितना जानते हैं, उसे जानने के लिए भी निबंध का सेक्शन आवश्यक होता है, क्योंकि 400 शब्दों में आप तब लिख पाएंगे जब आपको हिंदी में अच्छी से पकड़ हो। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि बहुत सारी किताबें आपको निबंध की मिलती है, परंतु अगर आप उन किताबों के अनुसार निबंध लिखते हैं तो आपका नंबर जो मिलना है वह कम हो जाएगा। तो आपकी अपनी सोच के आधार पर अपने भाषा में और सटीक विश्लेषणात्मक ढंग से आपको निबंध लिखना है, जिसमें किसी भी प्रकार का पॉइंट न छूटे और कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा न लगे जो कि आपका आने की वहां आवश्यकता नहीं थी और आपने डाला। तो यह निबंध सेक्शन हो गया जो कि 400 शब्दों का है। दूसरा सेक्शन आपका है इसमें कुछ व्याकरण का। व्याकरण में पिछली बार जो आया था उसमें पहला जो क्वेश्चन था उसमें था संधि और समास में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। संधि और समास उदाहरण देके इसका अंतर स्पष्ट करना था संधि और समास के बीच में। तो संधि और समास के बीच में अगर उदाहरण देकर आप अंतर स्पष्ट करेंगे तो बहुत ही टिपिकल होता है। और देखिए इसमें से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और सारे प्रश्न लिखने थे। इसके बाद दूसरा जो इसका 2 नंबर में जो पूछा गया था वह पूछा गया था आपका कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित वर्णन करें। इसके भेदों को उदाहरण सहित वर्णन करें। अब यहां पर कारक पूछ दिया गया, कारक की परिभाषा लिखनी है, कारक के जितने भेद होते हैं उन्हें लिखनी है और सभी भेदों के साथ साथ आपको उनके उदाहरण भी प्रस्तुत करने होते हैं। नेक्स्ट था क्रिया विशेषण का क्या तात्पर्य है। क्रिया विशेषण का क्या तात्पर्य है। क्रिया विशेषण का क्या तात्पर्य है और इसके साथ में इसका उदाहरण, उदाहरण के साथ समझाएं। तो क्रिया विशेषण आपका पूछ दिया गया है। क्रिया विशेषण क्या है इसे सउदाहरण आप समझाना है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अगर प्रश्नों को तो आपका संधि पूछा जा चुका है और समास पूछा जा चुका है, कारक पूछा जा चुका है, क्रिया विशेषण पूछा जा चुका है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संज्ञा पूछा नहीं गया है, सर्वनाम पूछा नहीं गया है, विशेषण पूछा नहीं गया है, उपसर्ग प्रत्यय नहीं पूछा गया है, उपसर्ग प्रत्यय ये नहीं पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक को एनालाइज करेंगे कि क्या क्या पिछला बार पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है। तो उसी आधार पर आपको अपना तैयारी को करना है, क्योंकि रिपीटेशन क्वेश्चन की संभावना मुख्य परीक्षा में और खास करके जब एक ही बार परीक्षा हुई हो तो कम होती है। और इसलिए उस चीज़ों पर आप न पड़े और इसके साथ में उनको करें, उनको भी तैयार करें, लेकिन आप भावनाओं में बहकर उन्हीं पर न आश्रित रह जाए, क्योंकि बहुत सारी बार
तो परीक्षा हुई नहीं है इस सिस्टम की, एक बार मात्र परीक्षा हुई है और एक बार परीक्षा हुई है तो आपका जो ये होता है मतलब सेलेक्ट करने की जो क्षमता होती है वह ज़्यादा होनी चाहिए। जब लगातार कई वर्षों तक एक जैसी ट्रेंड्स में परीक्षाएं होती है तो आपके पास एक आसानी हो जाती है कि आप एनालिटिकल कर लेते हैं कि पिछला साल कौन सा क्वेश्चन आया था, उसके पिछला साल कौन से क्वेश्चन आया था, 10 साल का क्वेश्चन देख के आप वहाँ पर आप ट्रेंड अपना डेवलप कर लेते हैं कि ये प्रश्न इतना बार पूछा गया, ये प्रश्न इतना बार पूछा गया, उसी अनुसार आप उसके इम्पोर्टेंस को ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें है नहीं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण को पढ़ना ज़रूरी है। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का उतना महत्व नहीं है, तो इस पर हम क्यों फोकस करें? देखिए, साफ-सुथरा एक चीज़ है और इसे समझना बहुत आवश्यक है कि महत्व हर विषय का है। जेपीएससी या पीसीएस की परीक्षा में आपका सभी विषयों का महत्व है। आप समझ सकते हैं कि आपका 50 नंबर का हिंदी है, अगर आप क्वालीफाई नहीं करते हैं, तो आपने उधर कितना भी मेहनत किया है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सारा मतलब ज़ीरो हो जाता है क्योंकि कॉपी जाँच ही नहीं होगी आपकी। सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश की जाँच होगी, अगर यहाँ पर आप पास नहीं हैं, तो आपकी आगे कॉपी चेक की जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आपको तो ऑलरेडी फेल समझा जाएगा और जब आप फेल हैं तो फिर कॉपी जाँचने की उम्मीद भी ना करें और आपको मार्क दिखाए भी नहीं जाते हैं। देखिए, इसका एक तीसरा सेक्शन है और तीसरे सेक्शन में पूछा गया था किन्हीं 5 मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करें, यानी कि मुहावरा आपका पूछा गया। 5 मुहावरा देना था जिसमें से 7 या 8 मुहावरे आपके दिए गए थे। 8 मुहावरे दिए गए थे जिसमें से आपको 5 मुहावरों का जो है अर्थ लिखना था और उसे वाक्य में आपको कन्वर्ट करना था। तो ये था इसका मेन। देखिए, आपने अभी तक जो देखा उसमें मेन ये व्याकरण सेक्शन से था और व्याकरण सेक्शन से एक और प्रश्न जुड़ा था, वाक्य शुद्ध करें। इसमें था कि निम्न वाक्यों में से 5 वाक्यों को शुद्ध करें, जिसमें से 7 वाक्य दिए गए थे वाक्य शुद्धिकरण। वाक्यों को शुद्ध करना था, तो वाक्यों को शुद्ध करने के लिए इसमें क्या क्या आपको जानना जरूरी है, ये चीज जान लें। आपको पहले तो संज्ञा सर्वनाम का ज्ञान होना चाहिए, उपसर्ग प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए और जो सारी बातें हैं व्याकरण की वो सारी बातें यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि वाक्य की शुद्धिकरण का मतलब है कि व्याकरण का जानकार होना और व्याकरण आपको जानना जरूरी है। और अंतिम भाग में हिंदी के जो अंतिम भाग था उसमें एक अवतरण दिया गया था। 5वां जो सेक्शन था उसमें एक अवतरण दिया गया था जिसे आप संक्षेपण कहते हैं। और जो संक्षेपण का रूल है उस रूल के आधार पर क्या होता है यह जान लें कि संक्षेपण में सबसे पहले आपको जो संक्षेपण होता है, जितने भी शब्दों का संक्षेपण दिया गया है उन शब्दों को पहले काउंटिंग करना होता है। पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे संक्षेपण के रूल क्या होते हैं। पहले ध्यान से पढ़ना होगा। जो अवतरण दिया गया है उसे खूब ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद उनके शब्दों की काउंटिंग करें, शब्दों की गिनती। शब्दों की गिनती में आप का के की जो कारक के चिन्ह होते हैं उन्हें छोड़ के गिनती करेंगे और जो गिनती में आएगी, मान लेते हैं कि 120 आ गई शब्दों की गिनती, तो इसे फिर 3 से डिवाइड करेंगे यानी कि 41। तो आपको जो नेक्स्ट निष्कर्ष लिखना है वह 40 शब्दों में
सारे कंटेंट हो जाने चाहिए और ऐसे आपको लिखना है कि उसमें मुहावरे पुट हो, उसमें आपका संक्षेपण हो, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग किया गया हो। इस प्रकार से आप सारी बातें कहेंगे और सारी बातें कहने के लिए आपको जो 120 शब्द होंगे तो उसमें से आपको 40 शब्द में सारी बातों को समेटना है। 40 से 45 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 50 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं तो 40 से कम अगर 38 में भी आप समेट दिए और आप अगर उससे भी कम 35 में भी समेट दिए तब भी कोई हानि नहीं है, लेकिन मूल भाव नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही जो आपने लिखा है उसका एक उचित शीर्षक होना चाहिए। एक उचित शीर्षक उसमें आपको देना होता है। तो एक उचित शीर्षक, शब्द सीमा और आपका व्याकरण में पकड़, ये आपका संक्षेपण को सुचारू बनाता है और अच्छा स्कोरिंग करता है। इसी प्रकार से जनरल इंग्लिश में भी पूछा गया। जनरल इंग्लिश में भी आपकी सामान्य जानकारी के लिए पूछा गया था। इसमें जनरल इंग्लिश जो है वो भी 50 नंबर का ही पूछा गया था और 50 का ही पूछा जाएगा। दोनों मिला के आपको 100 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें क्या था कि पहला तो ऐसे था, राइट एन ऐसे। पहला तो राइट एन ऐसे था, जो कि इसमें से जो टॉपिक था उसमें लिखा गया था अप्रोक्सीमेटली 400 वर्ड्स। क्या था? 400 वर्ड्स में। जैसा कि हिंदी में पूछा गया था उसी तरह से अंग्रेजी में भी पूछा गया और अंग्रेजी में और हिंदी में समानता की भावना यहाँ दिखाई गई। और इसमें जो पूछा गया था क्वेश्चन, द नाइट बिफोर एन एग्जामिनेशन, कि परीक्षा के जस्ट एक रात पहले क्या होती है, किस प्रकार की भावनाएं उठती है और अपना भावनाओं को व्यक्त करना था। दूसरा था टूरिज्म इन झारखंड, पूरा फैक्ट बेस पे था। टूरिज्म इन झारखंड, आपको झारखंड को पूरा जानना था। वह था टूरिज्म ऑफ झारखंड, इन झारखंड। यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग और दुरुपयोग के बारे में लिखना था। और चौथा था एन इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी, आप किसी जर्नी का इसमें उल्लेख कर सकते थे जो कि ट्रेन के द्वारा किया गया हो और उसमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग घटनाओं का वर्णन करना था जो आपके साथ बीती हो। और 400 शब्दों में सटीक शब्द, सटीक शब्द सीमा और आपके लिए जो एप्रोप्रिएट, जो ग्रामेटिकली होता है वह यहाँ पर चेक किए जाए और वह यहाँ पर जरूरी होता है। नेक्स्ट था सेकंड नंबर में, जो सेकंड नंबर में था वह था फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स पर आपको कमांड होना चाहिए था और आर्टिकल्स को आपको भरना था। एक पैसेज दिया गया था, जिस पैसेज का बीच में आर्टिकल्स क्या क्या भराएंगे उसे छोड़ दिया गया था। जैसे कि खाली जगह था, ए पुअर पीजेंट सेट आउट अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लग, टेकिंग विथ हिम फॉर हिज ब्रेकफास्ट ए पीस ऑफ ब्रेड, ही गॉट हिज प्लग रेडी रैप्ड। तो उसके बाद खाली जगह, फिर ब्रेड इन हिज कोट, पुट इट अंडर, फिर खाली जगह। और इन खाली जगहों पे आपको आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और दी तीनों चीज में से जो आएगा उसे भरना था। नेक्स्ट था इसी में, करेक्ट एंड रीराइट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली मेंशन इट। मतलब फिर से वाक्य शुद्धिकरण यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। यानी कि करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंसेस, यानी कि यहां पर भी आपको क्या करना था, वाक्य को शुद्ध करना था। तीसरा नंबर था
इसमें तीसरा नंबर था इसमें कि यूज द करेक्ट फॉर्म ईच ऑफ वर्ब गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब भरना है वह वर्ब के लिए एक पैराग्राफ दिया गया था और उसमें आपको उचित वर्ब भरना था, जिसमें एक्सिलरी वर्ब अगर जरूरत हो तो एक्सिलरी वर्ब भी आप भर सकते थे। और उसमें आपका वर्ब का जो फॉर्म होता है, तीनों फॉर्म, वो तीनों फॉर्म के अनुसार आपको सेंटेंस के आधार पर वर्ब को भरना था। इसके बाद आपको दिया गया था एक पैसेज, जिसका एक पैसेज था जो 3 नंबर में, यानी कि फिर से वही आपका अर्थ बताना था उस पैसेज का हिंदी में, या हिंदी में ही अर्थ बताना था। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्लोइंग, नहीं, पैसेज दिया गया था और पैसेज से संबंधित प्रश्न दिए गए थे। पैसेज था और पैसेज से संबंधित क्वेश्चन थे और उसमें से 5 क्वेश्चन थे और पांचों क्वेश्चन का जवाब देना था। 5 क्वेश्चन का पैसेज से जवाब देना था। और नेक्स्ट 4 नंबर में वही आपका द फॉलोइंग पैसेज गिवन द सुटेबल टाइटल एंड प्रेसिस राइटिंग। प्रेसिस राइटिंग के तहत आपको फिर से वही संक्षेपण जो हिंदी में होता है वही अंग्रेजी में आपका शब्द सीमा काउंटिंग करना था और उसको 3 से डिवाइड करना है और फिर उसका एक उचित आर्टिकल आपको देना होता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या थी हिंदी और अंग्रेजी में? जो समस्या थी वह समस्या ये थी कि किसी भी प्रश्न के साथ अंक नहीं लिखे हुए, फंस जाता है यहाँ पर कैंडिडेट कि कितना लिखें और किसमें कितना अंक मुझे मिलेगा। किसी भी पैसेज में अंक नहीं है, पैराग्राफ में अंक नहीं है, ऐसे में अंक नहीं दिया हुआ है, ग्रामर में अंक नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना लिखा गया था कि आपको 50 नंबर के हिंदी पूछे जाएंगे और 50 नंबर के अंग्रेजी पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जिन प्रश्नों के लिए अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहाँ उसका अनुपात कीजिए और यथासंभव अपने भाषा में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अलावे क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिखा। अब आप समझ सकते हैं कि टिपिकल कितना है। टिपिकल ये है कि आप कितने प्रश्नों को आपने ऐसे लिख लिया, आपने आर्टिकल लिख लिया, आपने करेक्ट कर लिया, सेंटेंस वर्ब कर लिया, पैसेज फिर लिख लिया, प्रेसिस राइटिंग भी लिख लिया, तब तो आप श्योर है कि आपका जो है अच्छा रिजल्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर 50 में से कुछ पास तो क्वालिफाइंग तो हो ही जाना चाहिए। तो यह सामान्य आपका देखा जा रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी में आपका किस प्रकार की सामान्य जानकारी है। और सामान्य जानकारी जब देख लेता है तो आपको क्या होता है कि वहाँ पर आप जो है ऐसे जगह में आप पहुँच गए जहाँ से आपकी आगे की कॉपी जांच होनी चालू हो। तो दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी को हल्के में ना लें और हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ आप न्याय करें और पढ़ाई करें। इसके बाद हम लोग जाएंगे आपका नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट सेशन में खोरठा भाषा का अध्ययन करेंगे और पिछले साल जो खोरठा भाषा से प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग जो भी ये कमेंट कर रहे हैं कि सर पेड क्लासेस चलाइए, पेड क्लासेस चलाइए, तो आपको मैं बता देता हूं कि पेड क्लासेस मेरी टेचमिंट पे चलती है। आप टीचमिंट को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर जो मैं लॉगिन आईडी दूंगा उस लॉगिन आईडी के साथ आप क्लिक करेंगे और वहां उसे ज्वाइन करके मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको वहां पर ज्वाइन करवा दूँगा। बहुत ही रिलायबल सी फीस है, बहुत कम फी में वहां पे आपकी सारी क्लासेस चलती है और वह रेगुलराइज क्लासेस है
जहाँ पर एक शेड्यूल होता है और प्रत्येक दिन शेड्यूल पे क्लासेस चलती है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।